रूस और यूक्रेन में छिड़ी जंग के बीच एक ऐसी खबर सामने आई जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। यूक्रेन युद्ध को जल्द खत्म करने के लिए रूस के राष्ट्रपति पुतिन अब एक ऐसा कदम उठाने जा रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ तबाही ला सकता है। ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि पुतिन सोवियत संघ के जमाने के एक परमाणु हथियार लॉन्च करने वाले सेंटर को एक्टिवेट करने वाले हैं। खबरों के मुताबिक सोवियत संघ के वक्त का यह परमाणु मिसाइल बेस बेलारूस में, जिसे फिर से काम में लाने के लिए रूस ने तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिटेन की वेबसाइट मिरर ने दावा किया कि बेलारूस की सेना का एक लड़ाकू हेलीकॉप्टर गोमेल में बने परमाणु मिसाइल बेस पर पहुंचा और वहां काफी देर तक रुका रहा। इस खबर के सामने आने के बाद आशंका जताई गई कि पुतिन जल्द उस मिसाइल बेस को फिर से शुरू करना चाहते हैं। खबर तो ये भी है कि पुतिन अपने उस मिसाइल बेस पर नए परमाणु हथियारों को तैनात करने की तैयारी कर रहे हैं। बताया गया कि सोवियत संघ के दौर में उस बेस पर इतनी खतरनाक परमाणु मिसाइलें रखी जाती थीं जो हिरोशिमा जैसे कई हमले करने की ताकत रखती थीं। और अब उसी परमाणु मिसाइल बेस को पुतिन फिर से घातक हथियारों से भरने की तैयारी कर रहे हैं। दावा किया गया कि पुतिन यूक्रेन के साथ छिड़ी जंग की लंबी खिंचने से परेशान हो गए, क्योंकि 24 फरवरी को जब रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था तो ऐसा माना जा रहा था कि जंग बहुत दिनों तक नहीं चलेगी। कहा जा रहा था कि रूस की ताकत के आगे यूक्रेन ज्यादा दिनों तक टिक नहीं पाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। अमेरिका और यूरोप के देशों से मिले हथियारों की मदद से यूक्रेन ने रूस को ऐसी टक्कर दी कि युद्ध चौथे महीने तक पहुंच गया है। रूस ने अपना पूरा जोर लगा दिया, लेकिन अब भी यूक्रेन के कुछ ही हिस्सों पर उसका कंट्रोल हो पाया है। माना जा रहा है कि इसी बात से पुतिन बुरी तरह झुंझला गए हैं और वो उस परमाणु मिसाइल बेस को एक्टिवेट करने जा रहे हैं जो यूक्रेन की राजधानी कीव से बहुत करीब है। यानी अब रूस अपनी सबसे घातक परमाणु मिसाइलों को लेकर यूक्रेन के दरवाजे तक पहुंचने की तैयारी में जुटा है, जो जेलेंस्की के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं, क्योंकि जंग के कुछ दिन बीतने के बाद से ही पुतिन समेत उनके कई सिपहसालार कई मौकों पर दुनिया को परमाणु हमले की धमकी दे चुके हैं। रूस के कई सांसद भी इशारों में ये कह चुके हैं कि अगर पश्चिमी देशों ने यूक्रेन की मदद करनी नहीं रोकी तो फिर दुनिया तबाही के कगार पर पहुंच जाएगी। यानी उन्होंने भी परमाणु हमले की चेतावनी दी थी। ऐसे में कीव से महज 264 किलोमीटर दूर के परमाणु मिसाइल बेस को फिर से शुरू करने की रूस की तैयारी जेलेंस्की के साथ साथ दुनिया भर को डरा देने वाली है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि रूस इस बेस पर अपने सबसे नए और आधुनिक परमाणु मिसाइलों सरमात और जिरकॉन को तैनात करने जा रहा है। कुछ दिनों पहले ही रूस ने अपनी नई हाइपरसोनिक न्यूक्लियर क्रूज मिसाइल जिरकॉन का टेस्ट किया था, जिसका एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में रूस के उत्तर में मौजूद बैरेंट्स सागर में उसके एक जंगी जहाज से लॉन्च हुई जिरकॉन मिसाइल बादलों को चीरते हुए अपने शिकार की तरफ जाती नजर आई थी। जिरकॉन मिसाइल के टेस्ट के बाद दावा किया गया कि रूस की यह मिसाइल अनस्टॉपेबल है, मतलब कि ऐसी मिसाइल जो अगर एक बार चल गई तो फिर उसे रोकना नामुमकिन है। बताया गया कि रूस की जिरकॉन मिसाइल बैरेंट्स सागर से करीब 1000 किलोमीटर का सफर तय करके श्वेत सागर में अपने टारगेट पर जाकर फटी थी। रूस की इस हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की रफ्तार 11,265 किलोमीटर प्रति घंटा के करीब है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि एयर डिफेंस सिस्टम भी रूस के इस हथियार का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। और जिरकॉन हाइपरसोनिक परमाणु मिसाइल की तरह ही रूस ने हाल ही में एक और घातक परमाणु मिसाइल सरमात का परीक्षण किया था। दावा किया जा रहा है कि बेलारूस के परमाणु मिसाइल बेस पर सरमात को भी तैनात करने की तैयारी है। और पुतिन की इस परमाणु मिसाइल को अमेरिका शैतान के नाम से बुलाता है। रूस को इस मिसाइल पर इतना भरोसा है कि वो इसे अजेय बताता है, मतलब ऐसी मिसाइल जिसका मुकाबला मुमकिन ही नहीं। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार से दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने वाली सरमात को रोक पाना नामुमकिन बताया जाता है, क्योंकि रूस का कहना है कि उसकी मिसाइल को मार गिराने वाला एयर डिफेंस सिस्टम बना ही नहीं है, जबकि इसकी रेंज 118,000 किलोमीटर है। यानी दुनिया के बड़े से बड़े शहर रूस की मिसाइल की जद में है। रूस का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिपा हो, सरमात मिसाइल उस पर फट सकती है। और अब रूस ऐसी ही खतरनाक परमाणु मिसाइलों को यूक्रेन की नाक के नीचे तैनात करने की तैयारी कर रहा है। इस बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन की चेतावनी के बाद भी यूक्रेन की सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क में जवाबी हमले और तेज कर दिए। रूस ने शहर की अजोत केमिकल फैक्ट्री में मोर्चा संभाले यूक्रेन के सैनिकों को घुटने टेकने के लिए कुछ घंटों की मोहलत दी, लेकिन जेलेंस्की के जवानों ने पुतिन की चेतावनी को हवा में उड़ा दिया और रूसी सेना पर ताबड़तोड़ जवाबी हमले बोल दिए।
करीब 2 हफ्तों से यूक्रेन के सैनिक सेवेरोडोनेत्स्क में रूस की सेना और चेचन लड़ाकों का जोरदार मुकाबला कर रहे हैं। रूस ने सेवेरोडोनेत्स्क के 80% हिस्से पर कब्जे का दावा किया, लेकिन बाकी के बचे हुए छोटे से हिस्से पर कंट्रोल करने में रूसी सेना और कादिरव के लड़ाकों के पसीने छूट गए। इसके बाद रूस की तरफ से यूक्रेन के सैनिकों को चेतावनी जारी की गई। चेतावनी ये कि कुछ ही घंटों में हथियार डाल दें या फिर मरने के लिए तैयार हो जाएं। लेकिन यूक्रेन के सैनिकों ने हथियार नहीं डाले, बल्कि उन्होंने रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के खिलाफ हमले और तेज कर दिए। बताया गया कि वहां बड़ी संख्या में यूक्रेन के सैनिकों ने अजोत केमिकल फैक्ट्री में छिपकर मोर्चा संभाला हुआ है और वहीं से वो रूस के सैनिकों और चेचन लड़ाकों को शहर पर कब्जा करने से रोकने में जुटे हैं। इसके साथ ही वो उन लोगों को बचाने की कोशिश भी कर रहे हैं जो रूस के हमलों से बचने के लिए केमिकल फैक्ट्री में छिपे हुए हैं। यूक्रेन ने दावा किया कि शहर में रूस की बमबारी से बचकर भागे हुए करीब 500 लोग फैक्ट्री में हैं। लुहांस्क के गवर्नर का दावा है कि केमिकल फैक्ट्री में आम लोगों के छिपे होने के बाद भी रूसी सेना की तरफ से वहां भारी बमबारी की जा रही है। उन्होंने दावा किया कि रूस अजोत केमिकल फैक्ट्री को भी मारियोपोल के अजोवस्ताल स्टील प्लांट की तरह खंडहर में बदल देना चाहता है, क्योंकि रूसी सेना और चेचन लड़ाके नहीं चाहते कि सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई भी मारियोपोल की तरह महीनों तक खिंच जाए। यही वजह है कि उन्होंने अजोत केमिकल फैक्ट्री में छिपे यूक्रेन के सैनिकों को घुटनों पर लाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, ताकि जल्द से जल्द सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जा किया जा सके। क्योंकि सेवेरोडोनेत्स्क पर कब्जे के बाद लुहांस्क पर कंट्रोल करना रूसी सेना और चेचन लड़ाकों के लिए आसान हो जाएगा। इसीलिए चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने भी अपने खूंखार कमांडर को वहां की जंग लड़ने के लिए भेज दिया। कादिरव ने दावा किया कि उसके नए कमांडर के युद्ध में उतरने के बाद चेचन लड़ाके दुगनी ताकत से दुश्मन पर हमला करेंगे। सिर्फ कादिरव ही नहीं, रूसी सेना भी किसी भी कीमत पर सेवेरोडोनेत्स्क को अपने पंजे में करना चाहती है। और इसीलिए एक दिन पहले रूस की सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क शहर को लुहांस्क के दूसरे इलाकों से जोड़ने वाले 3 पुलों को उड़ा दिया था। बताया गया कि इन पुलों के ध्वस्त होने के बाद सेवेरोडोनेत्स्क का संपर्क लिसिचांस्क से पूरी तरह टूट गया। और ऐसा करके पुतिन की सेना ने सेवेरोडोनेत्स्क को उन इलाकों से पूरी तरह काट दिया जहां से यूक्रेन के सैनिकों को हथियार के साथ दूसरी मदद पहुंचाई जाती थी। यानी रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के सैनिकों को एक हिस्से में बंधक जैसा बना लिया। इसके साथ ही पहले से ही हथियारों की कमी से जूझ रहे ज़ेलेंस्की के सैनिकों को पहुंचने वाली मदद भी रोक दी। और इसके बाद ही रूस की तरफ से उन्हें हथियार डालने की चेतावनी जारी की गई ताकि उनके पास और कोई चारा न रहे। लेकिन लुहांस्क के गवर्नर ने दावा किया कि उनके सैनिक अपनी आखिरी सांस तक रूसी सेना और कादिरव के लड़ाकों का मुकाबला करेंगे, जिससे साफ है कि सेवेरोडोनेत्स्क की लड़ाई मारियोपोल की तरह ही लंबी खिंचती नजर आ रही है। उधर काला सागर में बचे अपने आखिरी बड़े अड्डे ओदेसा को बचाने के लिए यूक्रेन ने उसकी कड़ी किलेबंदी कर दी। डॉनबास की जंग में रूस की जीत अब लगभग तय मानी जा रही है और वो पिछले महीने ही यूक्रेन के दूसरे बड़े बंदरगाह मारियोपोल पर कब्जा जमा चुका है। ऐसे में माना जा रहा है कि रूस का अगला निशाना ओदेसा ही है और वहां बड़ा हमला होने वाला है। इसलिए न्यूज़ 18 इंडिया की टीम भी ओदेसा पहुंची। जहां दूर से खूबसूरत काला सागर तो नजर आया, लेकिन हमें साफ चेतावनी दी गई कि समंदर के करीब जाना काल के मुंह में जाने के बराबर है। ये झाड़ियां देख रहे हैं, यहाँ पर भी माइंस हो सकती हैं, ये हमको स्पष्ट बताया गया है। लिहाजा जो ट्रैक है, इस तरह से जो ट्रैक है, हम उसी पर चलें। ओदेसा काला सागर के किनारे बसा यूक्रेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है और काला सागर में रूस ने अपने जंगी जहाजों को उतारकर यूक्रेन को बुरी तरह घेरा हुआ है। और तो और ओदेसा से यूक्रेन का वो क्राइमिया भी ज्यादा दूर नहीं है जिस पर 8 साल से रूस कब्जा किए बैठा है। क्राइमिया में रूस की नौसेना का बड़ा अड्डा है, यानी ओदेसा पर कूच समंदर के रास्ते ही होगा। इसलिए यूक्रेन ने रूस को रोकने के लिए समंदर और तट के पास बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। इसी वजह से ओदेसा में समंदर किनारे जाने पर सख्त मनाही है। हम भी जब वहां रिपोर्टिंग के लिए पहुंचे तो हमारा ड्राइवर भागते हुए आया और हमें वहां से जल्द निकलने को कहने लगा। कुछ कह रहे हैं? डेंजर। ओदेसा को रूस के पंजे से दूर रखने के लिए यूक्रेन ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। लेकिन अगर ओदेसा रूस के कब्जे में चला गया तो यूक्रेन काला सागर से पूरी तरह कट जाएगा और यूक्रेन एक लैंडलॉक देश बनकर रह जाएगा। यानी वो हर तरफ से सिर्फ जमीन से घिरा होगा, समंदर उसके पास बचेगा ही नहीं। अभी रूस के काला सागर में डेरा डालने का खमियाजा यूक्रेन भुगत रहा है। उसका अनाज दुनिया के दूसरे हिस्सों में एक्सपोर्ट ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में अगर ओदेसा रूस के कब्जे में गया तो यूक्रेन की अर्थव्यवस्था लगभग पूरी तरह बैठ जाएगी और पुतिन के लिए ज़ेलेंस्की को घुटनों पर लाना बेहद आसान होगा। इसलिए रूस ओदेसा पर लगातार हमले कर रहा है, जिसकी गवाही देती तस्वीरें न्यूज़ 18 के कैमरे में रिकॉर्ड भी हुई।
वहां एक रिहायशी बिल्डिंग रूस के बाहर से जर्जर नजर आई और बिल्डिंग के नीचे पार्किंग में खड़ी गाड़ियां तो ऐसा कबाड़ बनी दिखी मानो किसी वर्कशॉप में मरम्मत के लिए पड़ी हों। बताया गया कि रूस के इस हमले में 4 लोगों ने अपनी जान भी गंवा दी। इस बात पर ओडेसा के मेयर रूस पर ऐसे आग बबूला हुए कि उन्होंने इसे सदी का सबसे बड़ा गुनाह बता दिया। Я скажу, что это колоссальное преступление 21 века. Вторгнуться в суверенное государство. वहीं शहर की एक बड़ी सुपरमार्केट भी रूस के हमले में बिल्कुल बर्बाद नजर आई। उसकी छत और दीवारें ढही दिखी। लेकिन सवाल यह है कि रूस ने ओडेसा पर अपनी नजरें क्यों गड़ाई हैं? तो इसकी वजह आर्थिक भी है, कूटनीतिक भी और राजनीतिक भी। आर्थिक वजह इसलिए क्योंकि ओडेसा यूक्रेन का सबसे बड़ा बंदरगाह है और दुनिया की अर्थव्यवस्था से यूक्रेन को जोड़ने का सबसे अहम लिंक है। ओडेसा के बंदरगाहों से ही यूक्रेन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करता है। ऐसे में ओडेसा पर रूस के कब्जे का मतलब होगा कि यूक्रेन की अर्थव्यवस्था पर और मार पड़ेगी और रूस को पूरा का पूरा काला सागर मिल जाएगा। ओडेसा की कहानी भी कुछ पूर्वी यूक्रेन के डॉनबास जैसी है। ओडेसा के भी ज्यादातर लोग रूसी भाषा बोलते हैं और रूस के समर्थक हैं। वो सांस्कृतिक तौर पर रूस के ज्यादा करीब है और फिर रूस के लिए ओडेसा उसके सुनहरे इतिहास का गौरव भी है। ओडेसा की अहमियत रशियन एम्पायर के वक्त में भी थी और समंदर किनारे बसे होने की वजह से ओडेसा सोवियत संघ का भी कमर्शियल पोर्ट था। इसलिए पुतिन उसे वापस पाना चाहते हैं, मगर ओडेसा को रूस से बचाने के लिए यूक्रेन ने भी बाजुएं चढ़ा ली। इस बीच ब्रिटेन के अखबार डेली मेल ने दावा किया गया कि यूक्रेन पश्चिमी देशों के धोखे का शिकार हो गया है। आरोप है कि दुनिया भर के देशों ने यूक्रेन को आधुनिक हथियार मुहैया कराने का वादा तो कर दिया, लेकिन वो अभी तक वहां पहुंचे ही नहीं, जिसकी वजह से उसका रूस से टक्कर लेना हर गुजरते दिन के साथ मुश्किल होता जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि जेलेंस्की को किए मदद के वादे के मुताबिक जो हथियार यूक्रेन पहुंचने थे उसके महज 10% ही यूक्रेन को मिले, जिसकी वजह से वो जंग के मोर्चे पर कमजोर पड़ रहा है। इसके लिए नेटो को भी जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। साथ ही अमेरिका और ब्रिटेन को भी जेलेंस्की ने कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि जेलेंस्की मानते हैं कि अगर उन्हें वो सारे हथियार मिल जाएं जिनकी उन्हें जरूरत है तो उनकी सेना रूस को आसानी से खदेड़ देगी। इसीलिए वो 1000 हॉवित्जर, 300 रॉकेट लॉन्चर और करीब 500 टैंक की मांग कर रहे हैं, जिस पर नेटो की बैठक में फैसला लिया जाना है। हालांकि जेलेंस्की की ये मांग इतनी ज्यादा है कि कई देशों की सेना के पास भी इतनी ताकत नहीं है। जानकारी के मुताबिक 500 टैंक अभी जर्मनी और ब्रिटेन की सेना के पास भी नहीं है। वहीं 1000 हॉवित्जर का इस्तेमाल तो अमेरिकी सेना भी नहीं कर पाती। लेकिन जेलेंस्की का आरोप है कि वादा करने के बावजूद उन्हें वो मदद नहीं मुहैया कराई जा रही जिसकी उन्हें जरूरत है। दावा किया गया कि कादिरव के खतरनाक लड़ाकों ने यूक्रेन के एक और शहर कोमिशुवाका पर कब्जा जमा लिया है। बताया गया कि यह इलाका उस सेवेरोडोनेत्स्क का हिस्सा है जहां कई दिनों से भीषण जंग जारी है और इस पर कब्जे का दावा खुद चेचन कमांडर रमजान कादिरव ने अपने टेलीग्राम चैनल के जरिए किया। उसके मुताबिक उसके लड़ाकों ने कई दिनों से जारी जंग में कोमिशुवाका से यूक्रेन की सेना को खदेड़कर बाहर कर दिया, जिसके बाद उसके जवान वहां गश्त करते नजर आए। कादिरव के जारी किए गए वीडियो में कई ऐसे घर थे जिन्हें देखकर वहां हुई भीषण जंग का अंदाजा लगाया जा सकता था। तो वहीं कुछ जगहों पर रॉकेट हमलों के निशान दिखाई दिए। इसके बाद कुछ जवानों को वहां बॉर्डर पर सुरक्षा के लिए तैनात किया गया तो कुछ टैंक पर चढ़े नजर आए। दावा किया गया कि जीतने के बाद उस इलाके को लुहांस्क की पीपल्स मिलिशिया को सौंप दिया गया। कनाडा और डेनमार्क के बीच 50 साल से चली आ रही विस्की वॉर सुलझ गई। दोनों देशों के बीच 1971 से ही हांस आइलैंड की वजह से विवाद था, जो कनाडा और ग्रीनलैंड के बीच में पड़ने वाला करीब 1.3 वर्ग किलोमीटर में फैला एक पथरीला टापू है। लेकिन इसी बंजर टापू के लिए कनाडा और डेनमार्क में पिछले 50 साल से लड़ाई चल रही थी, जिसे पूरी दुनिया विस्की वॉर्स के नाम से जानती है। असल में इस झगड़े का नाम विस्की वॉर इसलिए पड़ा क्योंकि हंस आइलैंड पर विवाद शुरू होने के बाद से ही दोनों देशों की सेनाएं वहां विस्की की बोतल छोड़कर अपना अधिकार जमाती थी। इसके लिए कनाडा के सैनिक आइलैंड पर पहुंचते और वहां अपना झंडा लगाने के बाद विस्की की बोतल छोड़ देते थे। इसी तरह डेनमार्क के जवान भी वहां पहुंचकर अपने देश का झंडा लगा देते और विस्की की बोतल रख देते थे। इसी वजह से कनाडा और डेनमार्क के इस झगड़े को विस्की वॉर के नाम से जाना गया। लेकिन अब दोनों देशों ने मिलकर इसे सुलझा लिया। खास बात यह कि झगड़ा खत्म होने के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों ने विस्की की बोतल एक दूसरे को देकर ही खुशी जताई। वहीं जंग के बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया जिसमें उसके सैनिक आधुनिक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ओसा AKM का दम दिखाते नजर आए। रूस का दावा है कि इसी एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम ने यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान पहुंचाया
और जो वीडियो जारी किया गया उसमें रूस के जवान हमले के लिए एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल ओसा AKM को ले जाते दिखाई दिए। दुश्मन का ठिकाना पता लगाने के बाद वो उसे मैदान में ले गए, जहां उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए। दावा किया गया कि इस हमले में यूक्रेन का सैन्य ठिकाना तबाह कर दिया गया और कई सैनिकों को भी मार गिराया गया। बताया गया कि रूसी सेना ने अपने इस घातक मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल तेज कर दिया है। और जिस ओसा AKM मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल रूस की सेना यूक्रेन के खिलाफ कर रही है, उसे सोवियत संघ ने 60 के दशक में बनाया था, जिसमें कई बदलाव कर इसकी ताकत को और बढ़ाया गया और इसमें ऐसा सिस्टम लगाया गया कि इससे अलग अलग तरह की मिसाइलें भी दागी जा सकती हैं। यही नहीं, ये 15 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट को निशाना बना सकता है। साथ ही इसमें लगे नाइट विजन सिस्टम की वजह से ये रात में भी दुश्मन पर सटीक हमले करने की ताकत रखती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने बातचीत के लिए पुतिन के सामने फिर शर्तें रख दी। युद्ध को छिड़े 4 महीने होने वाले हैं, लेकिन दोनों देशों के बीच अब तक शांति बनाने के लिए कोई फैसला नहीं हो पाया। और यही वजह है कि यूक्रेन में तबाही की तस्वीरें लगातार बढ़ती जा रही हैं, पहले से और ज्यादा भयानक होती जा रही हैं, क्योंकि कई बार जंग को खत्म करने की कोशिश हुई। 28 फरवरी को पहली बार बल्गेरिया की सीमा पर बातचीत हुई थी, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। इसी तरह कई बार ऐसा हुआ। दूसरे देशों ने भी सुलह कराने की कोशिश की। इसी वजह से ज़ेलेंस्की ने सीधी बातचीत की इस बार शर्त रख दी, क्योंकि बीते दिनों हुई बातचीत में पुतिन और ज़ेलेंस्की एक मेज पर कभी भी एक साथ नहीं बैठे। Без України про Україну неможливо. ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि वो रूस पर भरोसा नहीं करते, इसलिए वो चाहते हैं कि बातचीत हो तो आमने सामने बैठकर, ताकि हर बार की तरह इस बार भी बैठक बेनतीजा न रह जाए। इससे पहले भी वो पुतिन के सामने यह प्रस्ताव रख चुके हैं कि दोनों देशों के राष्ट्रपति को सीधी बातचीत के लिए एक जगह तय कर लेनी चाहिए, क्योंकि उनके मुताबिक पुतिन से सीधी बात ही युद्ध खत्म करने का रास्ता है। बीते दिनों जब पुतिन की फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन से मुलाकात हुई थी, उसकी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिनकी तरफ इशारा करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा था कि बिना दूरी बनाकर उनके साथ पुतिन एक मेज पर बैठें। उन तस्वीरों में एक बहुत लंबी मेज के एक छोर पर पुतिन, जबकि दूसरे छोर पर मैक्रोन बैठे दिखे थे, जिस पर ज़ेलेंस्की ने तंज कसा था। लेकिन इस बार ज़ेलेंस्की का साफ कहना है कि अगर वाकई पुतिन जंग खत्म करना चाहते हैं तो उन्हें सीधी बातचीत करनी होगी, क्योंकि 24 फरवरी से शुरू हुई जंग इस कगार पर आ गई है कि यूक्रेन का ज्यादातर हिस्सा बर्बाद हो चुका है। लोग डरे सहमे हैं। आलम यह है कि रूस की सेना यूक्रेन के दूसरे इलाकों में फैलती जा रही है।